साथियों, इससे पहले कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला आप लोगों से मुखातिब हो, मैं इतिहास को एक बार दोहराना चाहता हूं। 17वीं शताब्दी में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व जब मराठा साम्राज्य के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के कोहिनूर छत्रपति शिवाजी मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे थे और मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए जब हौसले डावाडोल होने लगे तो राजमाता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को समझाते हुए कहा था कि दशादेश की देख शिवाजी, शासक आज दुराचारी और तू स्वराज का उदित दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। आज 400 साल बाद हरियाणा प्रदेश के मौजूदा हालात पर राजमाता जीजाबाई के कहे हुए शब्द मेरे दिल में यूं डोल रहे हैं कि दशा प्रदेश की देख दिग्विजय, शासक आज दुराचारी और तू स्वराज का उदित दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला। क्योंकि रैली हुए हुए अभी बहुत कम समय बीता है और तकरीबन सभी लोगों की ये सोच थी कि कुछ समय दे दिया जाए, मगर महेंद्रगढ़ जिला वो जिला था जिनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि रैली के बाद सबसे पहला युवा योद्धा हम करवाएंगे। और मैं सफल युवा योद्धा कार्यक्रम की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। डॉक्टर साहब भी अभी बैठे हुए इस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि बच्चों ने, नौजवान साथियों ने बहुत मेहनत करी है। मैं मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का और विशेष तौर पर युवा पीढ़ी का जो आज बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे पगड़ी देकर, जेली देकर और सबसे बड़ी ताकत, इतिहास जिससे लिखा जाता है, वो कलम की ताकत देकर के जो मान सम्मान और सत्कार देने का काम किया है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और ये वादा देता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की करम सतली पर उनकी मौजूदगी में कि हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की ये जो युवा साथियों पर विश्वास रूपी पगड़ी आपने दी है, आपकी पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने देंगे, इस पर कभी आंच नहीं होने देंगे। सम्मानित साथियों, आज हमें युवा योद्धा कार्यक्रम क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बेगैरत और निकम्मी जो सरकार है, जन विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, बुजुर्ग विरोधी, कर्मचारी व्यापारी विरोधी, दलित और बैकवर्ड विरोधी जो सरकार है, आज उसको चेताना और जगाना है। चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, मगर जन विरोधी जो फैसले हैं उसके खिलाफ आज हमें लामबंद होने की आवश्यकता है। मैं आज सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हर साल ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला के रहते 250 रुपए पेंशन बढ़िया करती कि नहीं बढ़िया करती? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो? बुजुर्ग साथ जो हमारे हैं उनसे कहूंगा, बढ़िया करती कि नहीं? और पेंशन शुरू किसने की थी? चौधरी देवीलाल जी ने। दुष्यंत चौटाला जी के रहते कभी भी पेंशन आपकी रुकी नहीं। पिछले साल आपकी दुष्यंत के हटने के बाद पेंशन बढ़ी क्या? भाई ढीले ढीले ना बोलो, मीडिया से आवाज जानी चाहिए। बढ़ी क्या आपकी पेंशन? और अब एक और मैं आज कहूंगा, एक बार मैं पीछे हो जाऊं थोड़े, मैं कहूंगा आज इस मंच से, क्योंकि आवाज तो जाएगी नायब सिंह सैनी जी तक। नवंबर में कही थी 1 नवंबर को पेंशन बढ़ा देंगे, बढ़ाई क्या आपकी पेंशन? चौटाला साहब कहते हैं कि जनता का पैसा जनता के लिए और जनता में जाना चाहिए, ये उनकी सोच थी। और नायब सिंह सैनी की सोच है, पता नहीं उस पैसे को कहां दबा करके बैठा है। जनता का पैसा जो बुजुर्गों के हित में लगना चाहिए था, लगा क्या? मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, नायब सिंह सैनी जी कुछ रहम करो। चौधरी देवीलाल का स्वप्न तो आप लोग शायद साकार नहीं कर सकते, मगर एक जो हमारा 1 जनवरी आने जा रही है, नया साल आने जा रहा है, मैं मांग करता हूं इस मंच से कि इस आने वाली 1 जनवरी को इन बुजुर्गों की आस पर मोहर लगाओ, इनकी पेंशन बढ़ाने का कायम काम करो। नायब सिंह सैनी जी, मैं ये मांग करने का काम करता हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपका बेटा दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था, क्या काम किया इस देश में जो कोई नहीं कर पाया? 50% महिला को आरक्षण दिया कि नहीं दिया? क्यों आप भी यहां भर लो, दिया कि नहीं दिया इनको? आप नाराज तो नहीं? 50% आरक्षण महिला को दिया, 50% आरक्षण महिला को दिया।
और 33% आरक्षण राशन डिपो में चलाने को महिला को दिया। अब ये कह रहे थे लाडो लक्ष्मी योजना लेकर के आएंगे। आपको फायदा हुआ क्या उसका? लाडो लक्ष्मी योजना का आए आपके पैसे? ये सिर्फ बहकाने की और झुठलाने की बात करने वाली सरकार है। मैं कहता हूं नायब सिंह सैनी जी से कि सच्चे महीने में महिला विरोधी हो तो प्रत्येक महिला को जो वादा किया था उस वचन को निभाने का काम करो, नहीं तो ये युवा जेजेपी आपकी सरकार से इन महिलाओं के लिए ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, इनके लिए संघर्ष करने का काम। आज साथियों, चाहे दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, आज गरीब आदमी का क्या हाल है? जब से इन लोगों ने ये प्रणाली लागू करी कि सब कुछ जो है वो इससे जुड़ जाएगा, फैमिली आईडी से, गरीब लोगों के गुलाबी पीले कार्ड काट दिए कि नहीं काट दिए? गरीब जनता का इतना नुकसान हो रहा है कि आज हर वर्ग इनसे कहीं ना कहीं दुखी है। मैं कहूंगा और ये वचन देता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने कि अगर गरीबों के गुलाबी पीले कार्ड बहाल नहीं किए, उन्हें न्याय नहीं मिला, तो और कोई लड़े ना लड़े, युवा जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से इसकी लड़ाई लड़े। अब रही बात युवा साथियों की, भाई युवाओं के साथ तो इन लोगों ने जितना ज्यादा हेराफेरी करी है, मतलब मन दुखी होता है कहते हुए। और आज एक इनका जो घोटाला है, मैं उसकी पोल खोल के भी जाऊंगा यहां से। सम्मानित साथियों, चाहे सीटेट का पेपर हो, कब पेपर हुआ और कब रिजल्ट आया, आज बेरोजगारी की खाई कितनी बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा दुख होता है गुंडागर्दी और बदमाशी को देख करके। है कि नहीं गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर? आपके यहां पड़ोस के अंदर अभी मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? पिछले दिनों में घटना घटी कि नहीं घटी? एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं भाई गुंडो हरियाणा छोड़ जाओ नहीं तो मैं जेलों में डालूंगा। मेरे हिसाब से बदमाशों ने भी इसको अपना फरमान सुना दिया, भाई तेरी प्रशासक के तौर पर हम तेरे से डरते नहीं, इस पुलिस तंत्र से डरते नहीं। जितनी बदहाली कभी पिक्चरों में देखा करते यूपी और बिहार के जो हाल थे, आज वो हरियाणा का हाल इस नायब सिंह सैनी ने बना दिया। साथियों, मैं वादा देता हूं आप लोगों के सामने कि हरियाणा प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ जननायक जनता पार्टी का युवा का कार्यकर्ता मजबूत होकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा और प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू हो, उसके लिए हम संघर्ष करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि हम डॉक्टर साहब को सुनने आए हैं। एक हरियाणा के अंदर बोर्ड है, एजुकेशन का बोर्ड, आपने सुना है भिवानी में है कि नहीं है, जिसमें हमारे बच्चे जिसकी शिक्षा का सर्टिफिकेट पाते हैं। पीछे एचटेट का पेपर हुआ था 2024 का, हुआ था कि नहीं हुआ था? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो, 2024 में हुआ था कि नहीं? उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इनकी A to Z पोल खोल करने का काम करूंगा। वहां पर जो सेक्रेटरी होते थे नागपाल साहब, उन्होंने जो फाइनल लिस्ट तैयार की थी वो वहां के चेयरमैन ने, पवन शर्मा ने उसको रुकवाने का काम किया। जब इनके चहेते नहीं लगे, एक एक कैंडिडेट से 5-5 लाख रुपए लिए हैं। मैं उसकी भी पोल खोलने का काम नए साल के अंदर इस सरकार के सामने करूंगा। और ये कहते हैं कि हम पारदर्शी सरकार है। नायब सिंह सैनी, आज हमारी बात को सुन लेना, नए साल के अंदर आप लोगों के सामने, हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने वो कच्चा चिट्ठा लेकर के आऊंगा जिसमें 1200 कैंडिडेट बदले गए हैं। 1200 कैंडिडेट, पहली लिस्ट अलग थी और दूसरी लिस्ट को बदलने का काम किया और वो सबूत लेकर के आऊंगा कि कैसे लोगों से 5-5 लाख रुपए लेकर के एचटेट का पेपर पास करवाया कि नहीं करवाया, सब लोग जानते हैं। और उसकी पोल खोलने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से, ये कहते हैं कांग्रेस वाले भाई हम टक्कर लेंगे, पीछे बड़ी हवा थी, हुड्डा साहब को लोगों ने वोट भी दिए, पीछे 19 में भी दिए। सदैव जो है ना, कांग्रेस को लोगों ने एक जन समर्थन देकर के वैकल्पिक तौर पर चुना। मगर कांग्रेस क्या लड़ सकती है क्या बीजेपी से? जिनके खुद के इंटरेस्ट मिले हुए हो, टेबल के नीचे हुड्डा का हाथ अमित शाह जी से मिला हुआ हो, वो क्या लड़ सकते हैं क्या आपकी लड़ाई? 19 के अंदर जब हमें 10 सीटें मिली थी तो हमने पहला ऑफर कांग्रेस को दिया था, मगर ये सरकार नहीं बना पाए, इसलिए लोगों के हित साधने के लिए हमने उस सरकार में शामिल होने का फैसला लिया। आज मुझे खुशी होती है कहते हुए
क्योंकि 75% आरक्षण को अगर लागू किसी ने किया तो आपके लाडले बेटे दुष्यंत चौटाला ने किया। महिला को आरक्षण दिया। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और किसान वर्ग याद रखेगा कि किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट अगर किसी ने दी पहली बार इस देश के इतिहास में, तो वो दुष्यंत चौटाला ने देने का काम किया। और मैं आपको ये वादा देता हूं कि दिन रात मेहनत करेंगे। कई लोग कहते हैं बावड़े हो रहे हैं, अभी तो 4 साल बाकी। कई लोग कहते हैं, हमें मजाक उड़ाते हैं कि ये बंदरों की टोली है, इससे क्या होगा। मैं आपको वचन देता हूं मेरे बुजुर्गों को, इतनी मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, गांव गांव जाएंगे, युवा योद्धाओं की ताकत को खड़ा करेंगे और 2029 आते आते चौधरी देवीलाल जी की सोच के राज चंडीगढ़ में बनाने का काम करेंगे। साथियों, इसके लिए हरियाणा का अंतिम छोर और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म सतली का मैं साथ मांगने आया हूं। अगर आप साथ हो तो दोनों हाथ खड़े कर करके विश्वास दिलाने का काम करो। चंद ही दिनों पहले पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आपने जुलाना की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके एक रिकॉर्ड रैली तोड़ का आयोजन किया। उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। महिलाएं काफी बड़ी संख्या में यहां से गई, मैं उनको स्पेशल बधाई देता हूं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। प्रचार प्रसार का जमाना है। आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते हो। और उससे भी तेज चलने वाली चीज आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन हर एक के हाथ में है, हर एक की जेब में है, जिससे पल पल की जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। आज समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। जब भी नौजवान अंगड़ाई लेता है तब बदलाव आता है। आपको याद होगा जब देश में कांग्रेस का कुशासन था, बिहार की धरती पर स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक नौजवानों को लेकर के आंदोलन शुरू किया, परंतु उसी दौरान इमरजेंसी लगा दी गई और इमरजेंसी के दौरान इस देश के सारे नेताओं को जेलों में ठोक दिया गया। नेता लोग जेलों में बंद थे और आप लोग घरों में बंद थे। बोलने तक की आजादी किसी को नहीं थी। यह हालात उस वक्त देश के थे, परंतु 19 महीने के बाद इंदिरा गांधी को सद्बुद्धि आई और उसने चुनाव की घोषणा कर दी। जैसे ही चुनाव घोषित हुए तो कोई राजनीतिक दल सामने चुनाव लड़ने वाला भी नहीं था। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंबा जोड़ा, सबका जोड़ तोड़ करके, गठजोड़ करके जनता पार्टी का जल्दी जल्दी में गठन किया गया। जनता पार्टी का गठन हुआ। देश के लोग उस कुशासन से दुखी और परेशान थे। बच्चा बच्चा कांग्रेस के और इमरजेंसी के उस कुशासन में जो जुल्म, जास्तियां और अत्याचार, नसबंदी जैसे जो कांड हुए, उनसे दुखी और परेशान होकर के लामबंद हो गए थे। हम भी छोटे छोटे बच्चे थे जब जनता पार्टी का गठन हुआ, नारा लगाते थे, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। चुनाव हुए, परिणाम जैसे ही घोषित हुए, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, रेडियो पर सवेरे सवेरे एक धुन बज रही थी कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। इंदिरा गांधी से लेकर के उसके तमाम सीपे सलाहकार चुनाव में पूरी तरीके से धराशायी हुए। आपकी मनचाही सरकार जनता पार्टी के रूप में गठित हुई। उसी तरीके से आज फिर बदलाव की जरूरत है। आप लोग देखते हैं, कहने को तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार तो दो लोग चलाते हैं।
देश में आज अडानी और अंबानी की सरकार है, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी तो उनके पैसे पे मौज लूटने का काम कर रहा है। उनके आज देश को लुटवाने का काम उन लोगों को कर रहा है। आप देखते हो कि देश के सारे एयरपोर्ट उनको दे दिए, देश के सारे पोर्ट उनको दे दिए, देश के सारे रेलवे स्टेशन तक उनको दे दिए। देश की अरबों खरबों रुपए की संपत्ति दोनों हाथों से उन दो परिवारों को लुटाने का काम किया जा रहा है। उनके घर भरे जा रहे हैं और उनके पैसे पे ये विदेशों में जाकर के मौज लूटने का काम करते हैं। आप लोगों के सामने आज हालात इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार के हैं। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में सत्ता में है, परंतु आप देखते हो कि आज सरकार नाम की कोई चीज हरियाणा प्रदेश में है क्या? कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन आप अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हो, अपहरण, लूटपाट, बलात्कार, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, फिरौती जैसे कांड हो रहे हैं। और प्रदेश का मुखिया मस्त है, उन्हें इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। वो तो एक ही बात कहते हैं कि हमने तो सुशासन दिया है, हम व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, जबकि लगातार व्यवस्था को बिगाड़ने का काम इसके पिछले 1.25 साल के अरसे में हुआ है। आज प्रदेश का जन जन दुखी और परेशान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, शिक्षक है, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, गुंडा किस्म के लोग विदेशों में बैठ करके टेलीफोनिकली कभी शराब के ठेकेदारों को धमकी देते हैं, कभी चुने हुए प्रतिनिधियों को धमकी देते हैं, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को और कभी बड़ी बड़े बिल्डर्स को धमकी देकर के अवैध वसूलियां करने का काम कर रहे हैं। रोजाना इस तरह की थ्रेट आप अखबारों में पढ़ते हो कि लोगों को दी जा रही है और उनको दोनों हाथों से लूटने का काम वो लोग कर रहे हैं। प्रदेश के किसान की जो दुर्गति इस शासन काल में हुई है वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। आप के इस 1.25 साल के शासन में देखा कि किस तरीके से ना हमें समय पर खाद मिला, ना बीज मिला। खाद के लिए थानों तक में लाइनें लगाई गई। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, फसलें जब बेचने का समय आया तो क्या हालात आपके बाजरे के हुए, किस तरीके से उसमें कटौती की गई। अब जाकर के कहीं 3 महीने के बाद कुछ पैसा रिलीज किया गया, और वो भी सिर्फ बाजरे का। कहने को तो कहते हैं हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पर खरीदते हैं। 3-4 दिन पहले इनका अमित शाह पंचकूला में आया था और कहता था सरकार 24 फसलें एमएसपी प्राइस पर खरीद रही है, जो हिंदुस्तान में अपने आप में रिकॉर्ड है। पर मुझे एक फसल तो बताओ जो इन्होंने एमएसपी प्राइस पे आज तक खरीदी हो, कोई एक फसल। हम नरमे कपास इलाके की बेल्ट के लोग हैं। आपके इधर बाजरा ज्वार होता है, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ग्वार होता है और कहीं पैडी होती है। एक भी फसल कोई एमएसपी प्राइस पे नहीं खरीदी गई। मैं और बीरेश शर्मा जी मंडियों में गए, जगह जगह जाकर के किसान से पूछा। किसान रो रहे थे। धान में भी इसी तरीके से कटौती, नरमे में 1500 रुपए तक की कटौती करके इन्होंने खरीदने का काम किया और कहते हैं एमएसपी प्राइस पे खरीदते हैं। आज इस तरीके से किसान को लूटा जा रहा है। प्रदेश के नौजवान के हालात आपको दिग्विजय ने बताए हैं कि किस तरीके से नौकरियों के नाम पर ये कहते हैं हम बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम करते हैं। अरे भाई, पर्ची खर्ची से पहले ही लूट लेते हो आप तो रिजल्ट में ही लूटने का काम करते हो। ऐसी दुर्दशा तो कभी हरियाणा प्रदेश की किसी भी कुशासन में नहीं हुई। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज प्रदेश में माताओं और बहनों पर रोजाना जुल्म, जास्ती और अत्याचार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रदेश का डीजी कहता है हमने इतने अपराधियों को पकड़ करके जेलों में डाल दिया। अरे भाई, जो विदेशों में बैठ करके थ्रेट करते हैं, कोई एक तो बताओ जिसको आप लेकर के आए और जिसको जेल में डालने का काम किया हो।
इन्हीं लोगों की रोजाना सूची जारी कर देते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आज सचेत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने नामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है। और जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया था, आज वही लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भट्ठा बिठाने का काम किसी ने किया है, जो बाप बेटा ने किया है। इन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के ही बागी कैंडिडेट खड़े करवा करके अपने ही कैंडिडेटों को हरवाने का काम किया। और अब पिछले दिनों सेशन हुआ, तो सेशन में जबकि इनके पास कहीं कोई संख्या नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। और किस बात पर लेकर के आए? वोट चोरी के मामले को लेकर के आए। अरे मुद्दे तो किसान के हैं, मुद्दे बेरोजगार नौजवान के हैं, मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं, मुद्दे तो जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आ गया। अरे ये वोट चोरी सिखाई किसने थी? ये तो कांग्रेस की देन है। चौधरी देवीलाल को 324 वोटों से रोहतक में हरवाने का काम वोट चोरी करके ही किया था। हमारे राई के विधायक को 3 वोटों से वोट चोरी करके हरवाने का काम किया था। हमारे घरौंडा के विधायक को 37 वोट चोरी करके हरवाने का काम किया था। राज्यसभा में पेन के शाही बदल करके राज्यसभा के अपने सदस्य को हरवाने का काम इन लोगों ने किया था। ये तो चोरी करते थे, अब बीजेपी वालों के हाथ लग गया, ये डाके मारने लग गए। ये सिखाया तो इन्हीं ने था, अब ये डाकू हो गए, बड़े डाकू हैं, बड़े बड़े डाके मारने का काम करते हैं। तो इन डकैतों और चोरों का एक ही हथियार से पीछा छुड़वाने का काम हमने करना है। और उसके लिए आप सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। मैं तो यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ था कि आप इकट्ठे होकर के जब भी मौका आए इन लोगों से अपना पीछा छुड़वाने का काम करें। यही कहते हुए मैं आप सब लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं महेंद्रगढ़ जिला के पूरी टीम को, जिन्होंने युवा सम्मेलन, युवा योद्धा सम्मेलन थोड़े से समय के बाद ही बड़ा कामयाब रखा। इसके लिए इनके विशेष तौर पे नौजवानों को और माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।